भारत की सबसे अमीर महिला अरपति ने विला बनाने के लिए एक मंदिर तोड़ दिया। उसने माता पार्वती की मूर्ति को तोड़ दिया। उसके लिए आध्यात्मिकता सिर्फ पत्थर थी, जबकि पैसा ही शक्ति थी। लेकिन जब हथौड़ा मूर्ति पर पड़ा, तो मूर्ति की आंख से खून बहने लगा। उस दिन के बाद अजीब मौतें शुरू हो गईं और मूर्ति की नींव पर बना विला रात के बीच में जल गया। यह जानने के लिए सुने कि क्या हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आप सच्चाई की खोज की इस यात्रा पर हर दिन हमारे साथ रह पार करना सकें। साल 2020 में जब पूरी दुनिया महामारी के कारण उथल पुथल में थी, तब भारत के उत्तराखंड राज्य में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का एक अनुबंध चुपचाप साइन किया गया था। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस देहरादून में पृथ्वी एंटरप्राइजेज के मुख्यालय में एक अनुबंध चुपचाप साइन किया गया था। गुप्त बैठक हुई, जहां शक्तिशाली महिला प्रिया शर्मा राज्य योजना विभाग के उप निदेशक के सामने पत्थर जैसी ठंडी आंखों से बैठी थी। अनुबंध में जिस जमीन का उल्लेख किया गया था, वह हरित प्रदेश क्षेत्र था, एक अर्ध पहाड़ी इलाका जिसे कभी संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन निवेश की कमी के कारण वापस ले लिया गया था। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए यह एक अशुभ क्षेत्र था, क्योंकि उस जमीन पर पहले ही 5 परियोजनाएं विफल हो चुकी थीं। लेकिन प्रिया के लिए यह एक अवसर था। वह वास्तुशास्त्र या ऊर्जा रेखा जैसी चीजों में विश्वास नहीं करती थी। जमीन जमीन है, पत्थर पत्थर है। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना पैसा लगाया जाए। जब पृथ्वी एंटरप्राइजेज के इंजीनियरों की टीम साइट का सर्वेक्षण करने आई, तो सबसे पहली चीज जो उनकी आंखों में पड़ी, वह जंगल या ऊबड़ खाबड़ इलाका नहीं था, बल्कि कमर तक ऊंची जंगली घास के बीच चुपचाप पड़ा एक विशाल पत्थर का खंड था। यह कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं था, यह एक मूर्ति थी। हरे पत्थर से बनी 2 मीटर से अधिक ऊंची माता पार्वती की एक अखंड मूर्ति, शांत चेहरे और आधी खुली आंखों के साथ, दाहिने हाथ में एक कमंडल और बायां हाथ छाती के पास अभय मुद्रा में। पत्थर पर कई जगहों पर काई जम गई थी, लेकिन उसका दिव्य स्वरूप अभी भी अद्भुत था। यह न तो घिसी हुई थी, न टूटी हुई थी, और न ही झुकी हुई थी। इस उजाड़ प्रकृति के बीच मूर्ति ऐसे सीधी खड़ी थी, जैसे किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। क्या यहां पहले कोई मंदिर था? एक इंजीनियर ने स्थानीय गाइड से पूछा। हां, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हरित प्रदेश का माता पार्वती मंदिर कभी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन 2003 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। सरकार ने इसे इको टूरिज्म के लिए खाली कराया था, लेकिन परियोजना विफल हो गई। मूर्ति का क्या, किसी ने इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। वे कहते हैं कि इस मूर्ति ने एक बार पूरे क्षेत्र को बड़ी बाढ़ से बचाया था। उस समय पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि पानी बाढ़ की तरह बहने लगा। सबको लगा कि वे सब मर जाएंगे। फिर भी पानी की धारा मूर्ति तक पहुंचते ही 2 भागों में बांट गई। इंजीनियर हौसा, उसने नोट किया, प्राचीन पत्थर की मूर्ति संरक्षण पर विचार करने की आवश्यकता है। मूल योजना के नक्शे में अभी भी मूर्ति का स्थान था, लेकिन जब यह मुख्य वास्तुकार और अंत में प्रिया शर्मा के हाथों में गया, तो उस विवरण को काट दिया गया। उसने नक्शे को देखा कि मूर्ति विला के केंद्रीय लैंडस्केप पूल के ठीक बीच में स्थित है, और तुरंत फैसला सुनाया। मैं अपने रिसॉर्ट के बीच में कोई पत्थर का सिर नहीं चाहती, इसे हटा दो। जब एक युवा वास्तुकार ने मूर्ति को एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु के रूप में रखने, प्रकाश और ध्यान के आंगन के साथ जोड़कर व्यापारिक समुदाय को आकर्षित करने का सुझाव दिया, तो उसने बस एक नज़र डाली और फाइल का अगला पन्ना पलट दिया। मैं टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट का काम करती हूं, भगवान का व्यापार नहीं। हटाओ। माता पार्वती की मूर्ति को तोड़े जाने की खबर मजदूरों के बीच तेजी से फैल गई। एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम को
मूर्ति के ठीक नीचे नींव को मापने के लिए भेजा गया। उन्होंने 10 मिनट तक काम किया, तभी एक व्यक्ति अचानक पीला पड़ गया और जमीन पर गिर गया। वह इतनी बुरी तरह से उल्टी करने लगा कि खड़ा नहीं हो सका। दूसरे व्यक्ति को भी चक्कर आने लगे। उसने कहा, मूर्ति सीधे मुझे देख रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया और 2 दिन बाद उन्होंने बिना किसी कारण के इस्तीफे का पत्र भेज दिया। प्रिया ने यह खबर सुनी तो बस फीकी हौंसी हौंस दी, अंधविश्वासी सामूहिक मनोविज्ञान। उसने अपने सहायक से कहा, किसी और को लगाओ, जरूरत पड़े तो मुंबई से टीम बुला लो। महंगी हो तो भी चलेगा, बस पत्थरों से डरने वाले न हों। 1 हफ्ते बाद नई सर्वेक्षण टीम आई। अधिक सतर्कता बरतते हुए उन्होंने धूप से बचने के लिए देर शाम को माप लिया। जब सूरज पेड़ों की चोटी के नीचे झुका तो मूर्ति की छाया आधे घास के मैदान पर फैल गई। टीम के एक बूढ़े मिस्त्री ने मूर्ति को देखा और रुक गया। उसने अपना पैमाना नीचे रखा, धीरे धीरे सांस ली और धीरे से कहा, मैंने 30 साल से निर्माण का काम किया है। मैंने कभी ऐसी मूर्ति नहीं देखी जिसकी आंखें इतनी असली लगती हों। सबने ऊपर देखा और कोई कुछ नहीं बोला। उसने आगे कहा, मैं बहुत साल पहले यहां से गुजरा था। उस साल नदी का पानी बहुत बढ़ गया था। बारिश रुक नहीं रही थी। सब लोग भाग रहे थे। मैं इस मूर्ति के पास एक मोड़ से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। चलते चलते पहिया फिसल गया। मैं सीधे नाले की ओर गिर रहा था। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी बाइक ऐसे उछलकर वापस आ गई जैसे किसी ने बीच रास्ते में कुछ लगा दिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ यह मूर्ति खड़ी थी। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि इस मूर्ति में देवी हैं। एक युवा इंजीनियर हौंसा, शायद आप किसी पेड़ की जड़ से टकरा गए होंगे चाचा। बूढ़े मिस्त्री ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मूर्ति को देखा और धीरे से कहा, इसे तोड़ना कोई साधारण बात नहीं होगी। उस रात सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई, साथ में मूर्ति को बनाए रखने या यदि आवश्यक हो तो इसे स्थानांतरित करने के लिए पुरातत्व और संरक्षण विशेषज्ञों को काम पर रखने का सुझाव भी था, लेकिन रिपोर्ट कभी पढ़ी नहीं गई। अगले दिन प्रिया के सहायक ने फाइल से मूर्ति का खंड हटा दिया और उसकी जगह एक जल दृश्य लिख दिया। वह उस मूर्ति के बारे में एक और शब्द नहीं सुनना चाहती थी। अध्याय 2, अपने हाथों से पार्वती की मूर्ति को तोड़ना। सुबह 7:00 बजे आसमान साफ था। सूरज अभी पूर्वी पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था और उसकी पीली धूप हरित प्रदेश निर्माण स्थल पर पड़ रही थी। खुदाई करने वाली मशीनें, तोड़ने वाले हथौड़े, लेजर कटर जंगल के किनारे एक सीध में खड़े थे। 20 से अधिक लोगों की पूरी निर्माण टीम चुपचाप खड़ी थी, काम शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रही थी। एक साइट फोरमैन ने नक्शा खोला, घास के मैदान के बीच के क्षेत्र की ओर इशारा किया, जहां माता पार्वती की मूर्ति अभी भी समय के साथ अडिग खड़ी थी। सब कुछ तैयार था, सिवाय एक बात के, किसी में भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी। मशीन ऑपरेटर विक्रम सिंह चुपचाप अपने केबिन में बैठा था, हिल भी नहीं रहा था। लेजर कटर ऑपरेटर ने बार बार मशीन चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम में त्रुटि का संदेश आ रहा था। पावर सिग्नल नहीं मिल रहा था। खुदाई करने वाली मशीन के साथ तो और भी अजीब हुआ। जैसे ही इंजन चालू हुआ, उसका बकेट अपने आप नीचे गिर गया और हाइड्रोलिक स्प्रिंग टूट गया। हालांकि पिछले दिन ही इसकी सामान्य जांच की गई थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मूर्ति को छुआ जाना पसंद नहीं था। साइट मैनेजर गुस्से से लाल हो गया और लगातार कार्यालय में फोन करता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ लाखों रुपए बर्बाद हो रहे थे। जैसे ही फोन कटा, एक चमकदार काली एसयूवी निर्माण स्थल में दाखिल हुई। नंबर प्लेट पर राज्य का कोड 81 था। कार रुकी, दरवाजा खुला और प्रिया शर्मा नीचे उतरी।
उसने एक लंबा सफेद कोट धूप का चश्मा पहना था और उसकी ऊंची एड्डी के जूते ओस से नम जमीन पर धीरे से पड़ रहे थे। उसके पीछे 3 वीडियोग्राफर थे, जिनमें से 2 अपने फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। स्क्रीन के शीर्ष पर शीर्षक दिखाई दे रहा था, हरित प्रदेश विला का शिलान्यास। पृथ्वी एंटरप्राइजेज का एक नया युग यहां से शुरू होता है। प्रिया सीधे माता पार्वती की मूर्ति के सामने चली गई। लोग अपने आप रास्ता देने के लिए अलग हो गए। वह मूर्ति के ठीक सामने रुक गई। दूरी 2 मीटर से भी कम थी। उसने अपना धूप का चश्मा उतारा। उसकी काली आंखें ठंडी और बेपरवाह थीं। उसने मूर्ति के चेहरे की हर रेखा को देखा, जो शांत और स्थिर थी। मूर्ति की आंखें अभी भी ध्यान में आधी बंद थीं। सुंदर है, उसने आधे मजाक में कहा, लेकिन अब खेल खत्म। वह वीडियोग्राफर की ओर मुड़ी, हाथ बढ़ाया और एक आदमी दौड़कर उसे एक बड़ा लोहे का हथौड़ा दे गया। उसने उसे मजबूती से पकड़ा, उसे ऐसे उठाया जैसे वह कुछ भी न हो, और फिर मूर्ति के सामने मुड़ी। तुम लोग नहीं करोगे, उसने एक भाषण की तरह जोर से कहा, तो मैं करूंगी। मैं देवताओं में विश्वास नहीं करती, मैं इंसानों में और कुछ करने की हिम्मत की शक्ति में विश्वास करती हूं। एक बार धातु के पत्थर से टकराने की आवाज तीखी और ठंडी गूंजी। मूर्ति के सिर पर एक छोटी सी दरार पड़ गई। वह रुकी नहीं। उसने हथौड़े को और ऊपर उठाया, अपनी पूरी ताकत अपने कंधों में डाली और लगातार वार किए। दूसरे वार में दरार त्वचा पर एक कट की तरह खुल गई। तीसरे वार में पत्थर का एक छोटा टुकड़ा घास पर गिर गया। चौथे वार में एक दरार माथे से पलक तक चली गई। उसी क्षण मूर्ति की आंख के कोने से पानी की एक बूंद निकली, धीरे धीरे ठंडी, और प्रिया शर्मा के दाहिने गाल पर गिर गई। वह रुक गई। वीडियोग्राफर ने अपनी सांस रोक ली। कुछ मजदूर पीछे हट गए। कैमरा अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। दर्शक टिप्पणी करने लगे, रुको, क्या किसी ने पानी की बूंद देखी? मूर्ति से पानी की बूंद, और ट्रई तो धूप खिली है। देवी की शक्ति अपार है, अपमान मत करो। ठीक उसी समय बिना बादलों वाले नीले आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन थोड़ी कांप गई। पीछे के जंगल से पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ गया और मूर्ति के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे प्रिया का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने अपना गाल पोंछा, अपने हाथ में उस अजीब पानी की बूंद को देखा जो अभी अभी उसे छू गई थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और सीधे कैमरे के लेंस में देखा। अगर देवी देवता असली हैं, उसने स्पष्ट आवाज में कहा, तो मुझे रोक कर दिखाओ। वह चाकू की तरह तीखी हंसी हंसी। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और मूर्ति की गर्दन पर जोर से वार किया। मूर्ति का सिर टूटकर जमीन पर गिर गया, 3 दिशाओं में बिखर गया। एक टुकड़ा एक युवा मजदूर के पैर पर लगा, जिससे वह घुटनों के बल गिर गया और अपने टखने को पकड़ लिया। टूटे हुए सिर के अंदर से एक गोल भूरे हरे रंग का पत्थर लुढ़क कर बाहर आया। एक कंकड़ से टकराया और रुक गया। सुरक्षाकर्मी उसे उठाने ही वाला था कि प्रिया ने उसे रोक दिया। जरूरत नहीं, इसे फेंक दो, इस जगह को साफ करो। आज मैं नीम खुदते देखना चाहती हूँ। उस रात देहरादून में एक 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट में रमेश कुमार नाम का एक मजदूर, जिसने चुपके से वह पत्थर उठा लिया था और उसे घर ले आया था। जैसे ही उसने अपनी मिनी बार की कांच की अलमारी खोली, अचानक कमरे की बत्ती झिलमिलाने लगी। कांच के बक्से में रखा पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। उसने सोचा कि उसकी आंखों का धोखा है। जब वह जांच करने के लिए नीचे झुका, तो बत्ती चली गई। रसोई से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा अपार्टमेंट आग की लपटों में घिर गया। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, तो अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका था। केवल जला हुआ कांच का बक्सा बचा था, जिसके अंदर पत्थर अभी भी बरकरार था, पिघला भी नहीं था। अगली सुबह कल की लाइव स्ट्रीम का बिना सेंसर वाला मूल क्लिप लीक हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। स्लो मोशन में दर्शकों ने स्पष्ट रूप से देखा कि मूर्ति की आंख से पानी की बूंद सीधे प्रिया शर्मा के गाल पर गिर रही थी।
टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, यह बारिश का पानी नहीं है। उस दिन तेज धूप थी, देवी रो रही थीं। मंदिर तोड़ो, मूर्ति तोड़ो, फिर देखो। धर्म, इतिहास और भारतीय संस्कृति के कई विद्वानों ने आवाज उठाई। एशियन बुद्धिस्ट नेटवर्क ने एक लेख लिखा, उत्तर। मौर्य काल की दुर्लभ अखंड पार्वती मूर्तियों में से एक को एक अमीर व्यक्ति के अहंकार ने नष्ट कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पाप है। केवल 12 घंटों में लेख हटा दिया गया। क्लिप प्रसारित करने वाला चैनल ब्लॉक कर दिया गया। प्रिया शर्मा की आलोचना करने वाले खाते खोज परिणामों से गायब हो गए। लेकिन मूल क्लिप छोटे वीडियो प्लेटफार्मों पर फैलती रही। नेटिजन्स ने इसे सहेज लिया, चुपके से साझा किया, एन्क्रिप्टेड फाइलों के माध्यम से एक दूसरे को भेजा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लाखों लोगों ने उस क्षण को देखा था और याद रखा था जब मूर्ति की आंख से पानी की बूंद उसे तोड़ने वाले के गाल पर गिरी थी। अध्याय 3, चेतावनियां। हरित प्रदेश इको विला परियोजना का निर्माण मूर्ति तोड़ने की घटना के दूसरे सप्ताह में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। मीडिया को दबा दिया गया, लेख हटा दिए गए, आलोचनात्मक खाते हटा दिए गए। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रिया शर्मा ने अनुमान लगाया था। एक घटना जो तहलका मचा सकती थी, उसे 48 घंटों में दबा दिया गया। किसी भी मुख्यधारा की खबर में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि वहां खड़ी एक दुर्लभ माता पार्वती की पत्थर की मूर्ति को निवेशक ने खुद नष्ट कर दिया था। प्रिया ने इसे प्रभावी जनमत प्रबंधन कहा। भूमि को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। नीम का गड्ढा मूर्ति के पुराने स्थान पर ही खोदा गया। हर दिन दर्जनों ट्रक निर्माण सामग्री लेकर आते जाते थे। क्रेन मचान मजदूर जल्दी में काम कर रहे थे। विला को आधुनिक जापानी शैली में डिजाइन किया गया था, जिसमें काली लकड़ी, सफेद कांच, पानी के तालाब और करीने से कटे हुए देवदार के पेड़ थे। छत थोड़ी घुमावदार थी। बगीचे में शांत ध्यान का माहौल था। कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर था, जिसका मुख्य आकर्षण आंगन के बीच में एक लैंडस्केप पूल था। ठीक उसी जगह जहां कभी माता पार्वती की मूर्ति खड़ी थी, लेकिन पहले हफ्ते से ही चीजें अजीब होने लगीं। सोमवार को निर्माण स्थल के बाईं ओर का मचान अचानक ढह गया, जबकि मौसम में न तो बारिश थी, न हवा और न ही कोई भारी भार लटका हुआ था। एक मजदूर की जांघ की हड्डी टूट गई। 2 अन्य को गंभीर चोटें आईं। निर्माण पर्यवेक्षण रिपोर्ट में कारण अनिर्धारित लिखा गया, संरचना मानकों के अनुसार थी। बुधवार को एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक ढलान पर चढ़ते समय अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे पत्थर की दीवार से जा टकराया। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा कि उसने ब्रेक लगाया था, लेकिन ट्रक फिर भी चलता रहा। डैश कैम रिकॉर्डिंग से पता चला कि उस समय स्पीडोमीटर की सुई बेतहाशा उछल रही थी और नियंत्रण प्रणाली ने कुछ सेकंड के लिए सिग्नल खो दिया था। शनिवार को एक इलेक्ट्रीशियन को ग्राउंड फ्लोर पर तार जोड़ते समय बिजली का झटका लगा, जबकि मुख्य प्रणाली पहले ही बंद कर दी गई थी। जांच में पता चला कि वह तार किसी भी बिजली स्रोत से नहीं जुड़ा था। लगातार अस्पष्टीकृत दुर्घटनाएं हो रही थीं। निर्माण दल में से कोई भी इसे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई मन ही मन बेचैन होने लगा था। अर्जुन मेहरा नाम का एक युवा वास्तुकार, जो सिर्फ 29 साल का था और प्रतिष्ठित डिजाइन संस्थान से स्नातक था, सीधे इस परियोजना की देखरेख कर रहा था। शुरू में उसे प्रिया शर्मा के अधीन काम करने पर बहुत गर्व था, जिसे कभी आधुनिक भारतीय रियल एस्टेट की रानी कहा जाता था। लेकिन सिर्फ 10 दिनों के बाद वह एक ही सपना देखने लगा। सपने में वह निर्माण स्थल के बीच में खड़ा होता, सब कुछ शांत होता। न लोगों की आवाज, न मशीनों की, सिर्फ हवा। लैंडस्केप पूल की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता। वह मुड़ता और देखता कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला चुपचाप पूल के बीच में खड़ी है। जब वह पास जाता तो उसे एहसास होता
कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि माता पार्वती की मूर्ति है, लेकिन बिना सिर के। मूर्ति के हाथ से खून टपक रहा था। हर बूंद पानी की सतह पर गिरकर ऐसे वृत्त बना रही थी जो कभी नहीं मिटते। पहली रात वह चौंक कर जाग गया, सोचा कि यह एक बुरा सपना है। दूसरी रात सपना बिल्कुल वैसा ही दोहराया गया। तीसरी रात तक वह आधी रात को जाग गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक तौलिया लपेटा और इंजीनियरों के लिए बने क्वार्टर से निकल गया। पीछे केवल एक कागज का टुकड़ा छोड़ गया। माफ करना, मैं यह और नहीं कर सकता। उसके बाद कोई भी उससे संपर्क नहीं कर सका। प्रिया को इस बारे में पता चला, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए। कमजोर दिल वाले बड़ी परियोजनाओं का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, किसी और को उसकी जगह लगाओ। जब परियोजना प्रबंधक ने भूमि की ऊर्जा रेखाओं की जांच के लिए एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाने का सुझाव दिया, तो उसने डरपोक लोगों को शांत करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। उसने कहा, वास्तु विशेषज्ञ 70 वर्ष से अधिक उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनके बाल सफेद थे, दुबले पतले थे और उन्होंने कई राष्ट्रीय परियोजनाओं में भाग लिया था। वह अपने साथ एक दिशा सूचक यंत्र और रेशम में लिपटी एक प्राचीन पुस्तक लेकर आए। किसी ने उन्हें प्रिया शर्मा से नहीं मिलवाया, वह उस दिन अनुपस्थित थी, लेकिन सुरक्षा कैमरों ने पूरे सर्वेक्षण को रिकॉर्ड कर लिया। बूढ़े सज्जन लैंडस्केप पूल के किनारे तक गए, जहां मुख्य विला की नींव रखी गई थी। वह वहां बहुत देर तक बिना कुछ कहे खड़े रहे। हल्की हवा चल रही थी, उनका कुर्ता फड़फड़ा रहा था। उन्होंने चुपचाप अपना दिशा सूचक यंत्र जमीन पर रखा, फिर उसे उठाया, सिर हिलाया और ऐसा 3 बार किया। कोई कुछ नहीं समझा। पीछे खड़ी इंजीनियरों की टीम ने अपनी सांस रोक ली। 5 मिनट बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और सीधे अपनी कार की ओर चले गए, बिना पीछे मुड़े। कार में बैठने से पहले उन्होंने प्रबंधक को 4 तह में मुड़ा हुआ एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया। कागज पर स्याही से हाथ से लिखा केवल एक वाक्य था, जब इंसान देवशिला को छुए भाग्य को मजबूर न करे। जब कागज का टुकड़ा प्रिया के हाथों में पहुंचा, तो उसने उसे पढ़ा और हंस पड़ी। क्या कोई और मुझे अंधविश्वासी कहना चाहता है? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसने उस वाक्य को एक मजाक के रूप में निर्माण स्थल के मीटिंग रूम में लटका दिया। उसके नीचे उसने लाल स्याही से एक और पंक्ति लिखी, अगर किस्मत मुझे रोकना चाहती है तो कोशिश करके देखे। दुर्घटनाएं जारी रहीं, लेकिन इस बार यह यांत्रिक या उपकरण से संबंधित नहीं थीं। एक मजदूर दिन के उजाले में अचानक चिल्लाने लगा, यह कहते हुए कि उसने एक सफेद साड़ी वाली महिला को झील की सतह पर चलते देखा है। एक अन्य व्यक्ति निर्माणाधीन विला की दहलीज पर कदम रखते ही बेहोश हो गया, यह कहते हुए कि उसका पैर पीछे की ओर खींचा गया था, जबकि पीछे कुछ भी नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में वेस्टिबुलर डिसऑर्डर लिखा गया था, लेकिन डॉक्टर यह नहीं बता सके कि मरीज की आंखें कई घंटों तक खून में डूबी हुई जैसी लाल क्यों थीं। इस समय आंतरिक प्रबंधन में बेचैनी शुरू हो गई। सुझाव बॉक्स में लगातार गुमनाम संदेश आने लगे। मूर्ति जाना नहीं चाहती, झील एक कब्र है, हम हवा के खिलाफ जा रहे हैं। एक इंजीनियर ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें जमीन की नींव का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निर्माण को अस्थायी रूप से रोकने का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट एक दिन बाद गायब हो गई। प्रिया ने एक आपातकालीन बैठक में सभी प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को बुलाया। उसका चेहरा स्टील जैसा ठंडा था। मेज पर विला का एक छोटा मॉडल था जो मंद छत की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने हर एक को देखा और कहा, कोई भूत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल कमजोर लोग ही ऐसी चीजों से ग्रस्त होते हैं। मैंने कहानियां सुनने के लिए पैसा नहीं लगाया है। अगर कोई अभी भी डरता है तो वह जा सकता है। मुझे आधे अधूरे विश्वास वाले लोग नहीं चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि जो हो रहा था वह अब कोई संयोग नहीं था।
अध्याय 4 सफेद साया। मुख्य विला जिसका आंतरिक कोड नाम लेक था का ढांचा पूरा होते ही प्रिया ने वहां रहकर परीक्षण करने का फैसला किया। ग्राहकों से पहले अनुभव करना उसने समझाया, यह देखने के लिए कि पानी की व्यवस्था से लेकर प्रकाश व्यवस्था तक सब कुछ वास्तव में उच्च मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। लेकिन उसके मन में एक और कारण था जो उसने किसी को नहीं बताया। दुर्घटनाओं, अफवाहों, वास्तु विशेषज्ञ के हाथ से लिखे नोट और यहां तक कि उसे भेजे गए गुमनाम ईमेल की एक श्रृंखला के बाद प्रिया यह साबित करना चाहती थी कि यह सब निराधार था। वह उस भूमि के केंद्र में रहना चाहती थी जो कभी माता पार्वती की मूर्ति का आधार थी, ताकि पूरी परियोजना टीम को दिखा सके कि कुछ भी नहीं होगा। लोग सिर्फ सामूहिक मनोविज्ञान के कारण घबरा रहे थे। विला आधुनिक जापानी शैली का था, जिसमें गहरे रंग की लकड़ी का फर्नीचर, पॉलिश किए गए कंक्रीट के फर्श थे। बड़ी कांच की खिड़कियां कृत्रिम झील की ओर खुलती थीं और प्रकाश व्यवस्था गति और कमरे के तापमान सेंसर के अनुसार स्वचालित रूप से प्रोग्राम की गई थी। वह अपने साथ केवल एक नौकरानी शांति देवी को लाई थी, जो एक अधेड़ कम बोलने वाली महिला थी, जिसने उसके साथ 7 साल काम किया था। पहली रात सब कुछ शांत था, जब तक कि सुबह 2:37 नहीं बजे एक बहुत ही धीमी, बहुत ही हल्की रोने की आवाज, जैसे किसी बच्चे या महिला की पता नहीं कहां से आ रही थी, लेकिन हवा में ऐसे घुल गई जैसे दीवारों से रिस रही हो। प्रिया ने आंखें खोलीं, कुछ भी नहीं था। कमरा अभी भी अंधेरा था, केवल स्वचालित दालान की रोशनी से पीली रोशनी आ रही थी। वह अपने बेडरूम से बाहर निकली। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर के फर्श को छू रहे थे। रोने की आवाज धीरे धीरे धीमी हुई और फिर बंद हो गई। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है और बिस्तर पर वापस चली गई। 2:51 पर रोने की आवाज फिर से शुरू हुई। इस बार यह अधिक स्पष्ट थी, जैसे बाथरूम से आ रही हो। वह उठी और सीधे वहां चली गई। सेंसर के अनुसार बत्ती जल गई, अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम का आईना पूरी तरह से धुंधला था। हालांकि कोई भाप नहीं थी, किसी ने अभी अभी स्नान नहीं किया था। उसने आईने को पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आईने से लगा, उसने अपने पीछे एक साया देखा। एक महिला जो पैरों तक लंबी सफेद साड़ी पहने चुपचाप खड़ी थी। वह घूमी, कोई नहीं था। उसने वापस आईने में देखा, साया गायब हो गया था। वह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रही। कई सालों में पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल सामान्य से तेज धड़क रहा है। उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन शांति नौकरानी ने बताई। केवल 3 दिनों के बाद शांति देवी ने नौकरी छोड़ने की विनती की। उसने झूठ नहीं बोला, नहीं कोई सामाजिक बहाना बनाया। उसने सीधे निर्माण स्थल के प्रबंधक से कहा, मैं उस जगह पर एक और रात नहीं रह सकती। सुबह 3:00 बजे दालान में कुछ है जो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। लोगों ने सोचा कि वह भ्रम में है, लेकिन शांति ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। उस दिन वह जल्दी पानी गर्म करने के लिए उठी, दूसरी मंजिल के दालान से गुजरी और एक महिला का साया देखा जो दीवार की ओर मुंह करके बिना हिले डुले खड़ी थी। उसने सोचा कि यह प्रिया है, जिसे नींद नहीं आ रही है। उसने बुलाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। दालान की बत्ती नहीं जली, हवा सामान्य से अधिक ठंडी थी। उसने फिर से बुलाया, कोई जवाब नहीं आया। जब वह पास गई तो अचानक बत्ती जल गई और दालान खाली था। उसने रात में ही अपना सामान पैक किया, चाबियां और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा छोड़ दिया। वह मूर्ति खुश नहीं है, मुझे माफ कर दो। प्रिया को कागज मिला, पढ़ा और उसे मसल दिया। शांति के जाने के एक दिन बाद उसकी सफेद बिल्ली, जिसे उसने बचपन से पाला था और जिसका नाम लूलू था, पहली मंजिल के ध्यान आंगन के बीच में मृत पाई गई। लूलू का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं और मुंह गुर्रा रहा था। अजीब बात यह थी कि चोट का कोई निशान नहीं था, न जहर का, न ही गला घोंटने का।
पशु चिकित्सक ने निदान किया कि मौत एनाफिलेक्टिक शॉक या एक मजबूत तंत्रिका प्रतिक्रिया के कारण हुई थी, लेकिन उसने कभी भी ऐसी मौत की मुद्रा नहीं देखी थी जो जमी हुई सी हो। उस रात दूसरी मंजिल पर स्वचालित प्रकाश प्रणाली 20 मिनट तक लगातार झिलमिलाती रही, जबकि कोई भी वहां नहीं गया था। सुरक्षा कक्ष ने कैमरों की जांच की, उस अवधि का सारा डेटा खराब हो गया था। केवल धुंधला शोर और एक लंबी गुनगुनाहट दिखाई दे रही थी। प्रिया ने वह महसूस करना शुरू कर दिया जिसे उसने हमेशा नकारा था, बेचैनी। उसने सुरक्षा बढ़ा दी, विला के लिए विशेष रूप से 2 रात के गार्ड किराए पर लिए एक अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त कैमरा प्रणाली स्थापित की, जो घर में स्वचालित प्रणाली से अलग थी। उसने पर्यावरण के तापमान, गैस सेंसर और हल्के कंपन को मापने के लिए अतिरिक्त मशीनें भी लगाईं। पहले सप्ताह सब कुछ सामान्य था। 8वें दिन की रात भूतल पर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि ऊपर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई है, जबकि प्रिया सो रही थी। कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन गति संवेदक ने दर्ज किया कि लगभग 45 से 50 किलोग्राम की एक वस्तु सीढ़ियों से दालान तक चली गई और फिर गायब हो गई। सुबह 3:16 बजे दूसरी मंजिल के दालान के कैमरे ने सिग्नल खराब होने से पहले एक ही फ्रेम कैप्चर किया। एक लंबी सफेद साड़ी का एक हिस्सा दीवार के करीब से गुजर रहा था। पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके बाद का सारा डेटा पूरी तरह से खो गया था, जिसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता था। प्रिया ने फुटेज देखी और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह विला में नहीं सोई। वह शहर के कार्यालय में अस्थायी रूप से रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वह वापस आई, लेकिन अकेली नहीं। उसने मुंबई से आध्यात्मिक डिजाइन शोधकर्ताओं के एक समूह को आमंत्रित किया। यह समूह प्रकाश, ध्वनि, लकड़ी, पानी और पवित्र प्रतीकों का उपयोग करके रिसॉर्ट्स को ध्यान के स्थानों में बदलने में माहिर था। उसने कहा, मैं आध्यात्मिकता को आधुनिक तरीके से नियंत्रित करना चाहती हूं। उन्होंने विला का सर्वेक्षण किया। उन्होंने तालाब में कंपोजिट से बनी माता पार्वती की एक छोटी अर्ध प्रतिमा स्थापित करने और उसे गर्म पीली रोशनी से रोशन करने का सुझाव दिया। वह मान गई, लेकिन जब मूर्ति लाई गई तो पानी के नीचे एलईडी लाइट के आधार पर एक छोटा सा विस्फोट हुआ। एक तकनीशियन को हल्का बिजली का झटका लगा। मूर्ति फिसल गई, पानी में गिर गई और उसका आधा चेहरा टूट गया। उस रात विशेषज्ञ समूह ने जल्दी लौटने की अनुमति मांगी। कोई भी वापस नहीं आया। प्रिया ने कई सालों में पहली बार खुद से पूछा, अगर मैंने जो तोड़ा वह पत्थर था, तो रात के बीच में अभी भी कुछ क्यों खड़ा है? अध्याय 5, जमीन के नीचे से संदेश। 8वें दिन की रात भूतल पर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि ऊपर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई है, जबकि प्रिया सो रही थी। कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन गति संवेदक ने दर्ज किया कि लगभग 45 से 50 किलोग्राम की एक वस्तु सीढ़ियों से दालान तक चली गई और फिर गायब हो गई। मौसम की पहली बारिश हरित प्रदेश पर ठीक उस दिन हुई जब माता पार्वती की मूर्ति को थोड़े हुए 49 दिन हो गए थे। बारिश लगातार हो रही थी, तेज नहीं, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय तक चली। विला के सामने कृत्रिम तालाब में पानी थोड़ा बढ़ गया। पानी की सतह ठंडी और कांप रही थी, जैसे भूरे आसमान के नीचे टूटा हुआ शीशा बिछा हो। दृश्य अस्पष्ट था। चिंता का कोई कारण नहीं था, लेकिन अगली सुबह इंजीनियरों को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। निर्माण स्थल पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी नींद में। हुआंग नाम का एक बिजली मिस्त्री, जो निर्माण स्थल के पास सामूहिक आवास में रहता था, पीले चेहरे के साथ नाश्ते के कमरे में दाखिल हुआ। उसने पूछा, क्या किसी ने सपना देखा है कि उसे जमीन के नीचे दफनाया गया है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने खाना बंद कर दिया। उसने बताया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे पत्थर की एक बहुत भारी परत के नीचे दफनाया गया था। मेरे ऊपर एक मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति का सिर नहीं था।
मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह में सिर्फ मिट्टी और खून था। एक बूढ़े इंजीनियर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सिकुड़ गया। मैंने भी वही सपना देखा, लेकिन मूर्ति का सिर था, और मूर्ति का सिर सीधे नीचे देख रहा था, जहां मैं लेटा था। 3 दिनों के भीतर 11 से अधिक लोगों ने लगभग एक जैसे सपने की सूचना दी। पत्थर की मूर्ति के नीचे जिंदा दफन होने की। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे के पास नहीं सोते थे, एक ही टीम में काम नहीं करते थे, लेकिन सपने की सामग्री ऐसी थी जैसे किसी एक स्रोत से कॉपी की गई हो, जो डरावनी रूप से सटीक थी। प्रिया ने शुरू में सोचा कि यह एक नए प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रसार है। उसने कर्मचारियों से रिपोर्ट संकलित करने का अनुरोध किया। जब उसने मैक नाम के एक इंजीनियर के सपने को देखा, जिसकी वह बहुत सराहना करती थी, तो उसकी आंखें गहरी होने लगीं, क्योंकि उस कार के बार के देखा एक इंजीनियर के सपने को देखा। सपने में उसने बताया था कि उसने मिट्टी की परत के नीचे से ऊपर देखते समय माता पार्वती की मूर्ति का असली चेहरा देखा था। वह चेहरा इतिहास की किसी भी मूर्ति जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने उसे देखा और वह रोई। प्रिया उस रात सो नहीं सकी। जब वह सुबह 4 बजे के करीब सोई तो उसने भी एक सपना देखा, लेकिन दूसरों जैसा नहीं। वह विला के सामने झील के बीच में खड़ी थी। पानी ठंडा काला स्थिर था। कोई रोशनी नहीं थी। पानी की सतह इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चला जा सकता है। लेकिन फिर उसके पैर धीरे धीरे धंसने लगे। घुटने, फिर कमर, फिर कंधे, फिर गर्दन। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसने संघर्ष किया, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं हिले। झील की सतह पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसका आधा चेहरा ढके हुए थे, और जब पानी उसके मुंह के ऊपर से बह गया तो कहीं से एक आवाज आई, तुमने देवी का हाथ काट दिया। वह चौंक कर जाग गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फटने वाला हो। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह उसने विला में सभी ध्यान डिजाइन के काम को रोकने का आदेश दिया। सभी मूर्तियां, पेंटिंग, आध्यात्मिक ध्यान शैली की रोशनी हटाई जानी थी। तालाब के पानी को आंशिक रूप से निकालने का आदेश दिया गया ताकि नीचे की संरचना की फिर से जांच की जा सके। उसी दिन निर्माण दल के एक सदस्य, 35 वर्षीय संजय यादव, जिसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी, ने इंजीनियरों के क्वार्टर की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर ही मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ था। वह एक मिलनसार व्यक्ति था। उस पर कोई कर्ज नहीं था और अवसाद के कोई लक्षण नहीं थे। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें उसकी शर्ट की जेब में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर केवल एक पंक्ति में घसीट कर लिखा हुआ था, मैंने सूखे कुएं में पार्वती का चेहरा देखा। कोई नहीं समझ पाया कि सूखा कुआं क्या था, लेकिन जब पूरे क्षेत्र के नक्शे खोजे गए तो एक तकनीशियन ने पाया कि विला के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे 2003 में मंदिर को स्थानांतरित करते समय भर दिया गया था, जो अब कंक्रीट की एक नई परत के नीचे था, ठीक उस जगह पर जहां दूसरे सहायक ध्यान तालाब का विस्तार करने की योजना थी। प्रबंधन ने जानकारी को गुप्त रखने का अनुरोध किया। संजय यादव का अगले ही दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को श्रम मानकों से 3 गुना मुआवजा दिया गया। ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन आत्महत्या के 3 दिन बाद की रात आलोक तिवारी नाम के एक इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया। उसने सामान्य कपड़े पहने थे, एक सामूहिक कमरे में बैठा था, और उसके पीछे दीवार पर निर्माण के नक्शे लटके हुए थे। वह मुस्कुराया और एक समान स्वर में बोला, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको सच लगे? लाइव स्ट्रीम ने केवल 10 मिनट में हजारों लोगों को आकर्षित किया। उसने बताया, मैंने 3 बार एक ही सपना देखा। सपने में मैं जमीन के नीचे खड़ा था। मेरे ऊपर माता पार्वती की एक मूर्ति थी, लेकिन पत्थर की नहीं, खून की। उसके हाथ से मेरे माथे पर खून टपक रहा था। मैंने एक आवाज सुनी,
देवी आ गई हैं। कौन साथ चलना चाहता है? उसने सीधे कैमरे में देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह जोर से हंसा, एक अनियंत्रित हंसी, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। फिर स्क्रीन काली हो गई, लाइव स्ट्रीम रोक दी गई और 30 मिनट बाद उसका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। किसी को भी मूल वीडियो नहीं मिला, खबर ब्लॉक कर दी गई और इंजीनियर का नाम परियोजना के कर्मचारियों की सूची से हटा दिया गया। आंतरिक सूत्रों के अनुसार उसे देहरादून के एक निजी अस्पताल में मानसिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसे बाहरी संपर्क से प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रिया को रिपोर्ट मिली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह अकेले ही कार चलाकर निर्माण स्थल पर वापस गई, बिना सहायक, बिना सुरक्षा के। उसने झील के चारों ओर एक चक्कर लगाया, पानी में नीचे देखा। पेड़ों के आधार से आती मंद रोशनी में पानी की सतह ने उसके चेहरे को प्रतिबिंबित किया, लेकिन फिर उसने पानी में खुद को नहीं, बल्कि एक और चेहरा देखा, खून से सना हुआ, लेकिन आंखें आधी बंद और शांत। वह वहां बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। अध्याय 6। बारिश में जलता विला। रात करीब 10 बजे हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई। तेज बारिश नहीं, बस मौसम की शुरुआत की एक धीमी फुहार। न हवा, न गड़गड़ाहट, न कोई असामान्य संकेत। वातावरण इतना भारी था जैसे धरती और आकाश ने अपनी सांस रोक रखी हो। उस समय लेक विला की दूसरी मंजिल पूरी तरह से शांत थी। यह जापानी शैली का ध्यान क्षेत्र था, जिसे कभी वास्तुकारों ने अपनी फाइलों में रहने की जगह को आध्यात्मिक बनाने के लिए डिजाइन किया था। पूरा क्षेत्र काली लकड़ी से ढका था। बांस की चटाइयां बिछी थीं और छत को दीमक रोधी उपचारित बांस की पट्टियों से ढका गया था। प्रकाश व्यवस्था सांस और गति के अनुसार समायोजित होती थी। अंतरिक्ष को रात भर हल्के बहते पानी की आवाज चलाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। 23:41 पर दूसरी मंजिल के दालान के कैमरे ने ध्यान क्षेत्र के दरवाजे की दरार से एक चमकदार रोशनी की चमक दर्ज की। उसके बाद धुआं। केवल 28 सेकंड बाद खिड़की के शीशे से आग की लपटें उठीं और पूरी लकड़ी की छत को अपनी चपेट में ले लिया। विला में आग लगनी शुरू हो गई। भूतल पर रात के गार्ड ने तुरंत अलार्म बजाया। वह एक छोटा अग्निशामक यंत्र लेकर सीढ़ियों से ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी मंजिल के दालान में कदम रखा, छत से एक छोटी सी बिजली की चिंगारी की आवाज आई। एक लीक हो रही बिजली की धारा धातु की रेलिंग के साथ दौड़ी। उसके कंधे पर जोर से झटका लगा, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वह होश में आया तो दालान धुएं से भर गया था। स्वचालित अग्निशमन प्रणाली, जो आयातित जापानी तकनीक का गौरव थी, काम नहीं कर रही थी। गर्मी सेंसर ने पानी के स्प्रिंकलर को सक्रिय नहीं किया। भूतल पर नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से जाम हो गया था। इंटरफेस पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित हो रहा था। पूरी दूसरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई थी। 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि उसे एक जगह पर बुझाया नहीं जा सकता था। धुआं निकालने के लिए उन्हें कांच की छत तोड़नी पड़ी। तलाशी के दौरान उन्हें दूसरी मंजिल के लिविंग रूम के बीच में एक शव मिला, जो घुटनों के बल हाथ जोड़े हुए था। सिर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। कोई नहीं समझ पाया कि वह भागा क्यों नहीं। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह अपने सामने किसी अदृश्य चीज की पूजा कर रहा हो। मृतक की पहचान 32 वर्षीय निर्माण इंजीनियर मोहन गुप्ता के रूप में हुई। शेड्यूल के अनुसार उस रात उसे विला में रुकने की कोई योजना नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह दूसरी मंजिल पर क्यों गया और ध्यान कक्ष में अकेला क्यों था, जब उस क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया था। जांच में प्रारंभिक बिजली के शॉर्ट सर्किट का कोई संकेत नहीं मिला। न पेट्रोल न गैस। लकड़ी को मानकों के अनुसार अग्निरोधी उपचारित किया गया था।
शरीर पर आग के अलावा कोई चोट नहीं थी, लेकिन जिस घुटने पर वह घुटने टेके हुए था, वह बाकी फर्श की तुलना में अधिक गहराई तक जला हुआ था, जैसे कि वह आग लगने से पहले ही वहां घुटने टेके हुए था। एक फायर फाइटर ने बाद में बताया, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, भले ही वह जल रहा था। प्रेस ने खबर नहीं दी। बड़े समाचार पोर्टलों पर एक भी लेख सामने नहीं आया। केवल स्थानीय पन्नों पर कुछ छोटी पंक्तियां थीं, जिसमें उत्तराखंड में एक रिसॉर्ट निर्माण में एक छोटी सी घटना के बारे में बताया गया था, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था, जिसमें किसी पीड़ित का उल्लेख नहीं था। लेकिन नेटिजन्स चुप नहीं रहे। सोशल मीडिया पर एक गुमनाम खाते ने एक स्टेटस पोस्ट किया, मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर उजाड़ा गया, आध्यात्मिकता को फेंका गया, अब आग यह गुस्सा है, कोई दुर्घटना नहीं। पोस्ट 4 मिनट बाद हटा दी गई, लेकिन उन 4 मिनटों में 7,000 से अधिक शेयर हुए। पर्यवेक्षण टीम के कर्मचारियों के बीच एक आंतरिक संदेश लीक हो गया। समझ नहीं आ रहा कि आयातित जापानी अग्निरोधी उपकरण एक साथ कैसे खराब हो गए। किसी ने इसे केंद्र से बंद किया होगा, लेकिन उस रात कोई भी नियंत्रण कक्ष में नहीं गया। एक सहायक मिस्त्री जिसने पहले निर्माण स्थल पर काम किया था, ने एक निजी समूह में पोस्ट किया, मैंने एक बार सुबह 2 बजे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर एक साया बैठे देखा था। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल सिर झुकाए बैठी थी। बाहर सब कुछ बुझा दिया गया था, लेकिन अंदर हर किसी के दिल में आग एक अलग तरीके से भड़कने लगी थी। जिस क्षण प्रिया ने स्क्रीन पर घुटने टेके हुए शव की तस्वीर देखी, वह फिर कभी शांति से नहीं सोई। वह सोने के लिए भूतल पर चली गई। उसने सभी अंधे कोनों में कैमरे लगवाए, यहां तक कि बाथरूम और दालान में भी। कुल 42 कैमरों ने विला को कवर किया। उसने एक दोहरी अलार्म प्रणाली स्थापित की, एक बिजली से चलने वाली और एक अलग बैकअप बैटरी से। उसने 48 घंटों के भीतर पूरी बिजली और एलईडी लाइट प्रणाली को बदलने का अनुरोध किया। आग की रात से पहले काम कर रहे किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को नहीं छोड़ा। उसने 3 और निजी गार्ड किराए पर लिए। एक पूर्व सैनिक था जिसने आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया था, एक अपने साथ एक खोजी कुत्ता लाया था और एक रात में इंफ्रारेड से निगरानी करने में माहिर था। वह प्रेस से नहीं डरती थी, वह प्रतिस्पर्धियों से नहीं डरती थी, लेकिन वह उन चीजों से डरने लगी थी जिनका कोई नाम नहीं था, जो वित्तीय रिपोर्टों पर दिखाई नहीं देती थीं, जो योजना के नक्शों पर दिखाई नहीं देती थीं, जो डिजाइन अनुबंधों पर दिखाई नहीं देती थीं। लेकिन हर रात जब वह उन आवाजों से जागती थी जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता था, तब वे हर सांस में मौजूद होती थीं। अध्याय 7, पुरानी मूर्ति का सच। वह आदमी एक धुंधली सुबह निर्माण स्थल पर प्रकट हुआ, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना नेमप्लेट के, बिना शानदार कार के, बस एक भूरे भूरे रंग का घिसा हुआ कुर्ता पहने हुए था। उसने संक्षिप्त परिचय दिया, मैं प्रोफेसर त्रिवेदी हूं, दक्षिण पश्चिम इतिहास संस्थान से। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे आया, किसने उसे अंदर आने की अनुमति दी, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड ने उसकी आंखों को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। प्रोफेसर त्रिवेदी अपने साथ एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस लाए थे, जिसमें 1919 में बना हरित प्रदेश का एक पुराना नक्शा और बिना शीर्षक वाली रेशमी कपड़े में लिपटी एक पीली किताब थी। उन्होंने निर्माण स्थल के प्रभारी से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन जब कारण पूछा गया तो उन्होंने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, मैं देवी की आंख खोजने आया हूं। इस वाक्य ने परियोजना प्रबंधक को स्तब्ध कर दिया। वे उसे भूतल के बैठक कक्ष में ले गए, वही कमरा जहां केवल 2 दिन पहले प्रिया ने सभी आध्यात्मिक और ध्यान तत्वों वाले डिजाइनों को हटाने का आदेश दिया था। अब एक बूढ़ा विद्वान उनके सामने बैठा था, ऐसे विवरण बता रहा था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। जिस मूर्ति को आप लोगों ने तोड़ा, उन्होंने धीरे धीरे कहा,
वह सिर्फ एक पूजा की मूर्ति नहीं थी। फिर उन्होंने नक्शा खोला, विला के पीछे के पहाड़ी क्षेत्र की ओर इशारा किया। 1922 में हरित प्रदेश में एक बड़ी बाढ़ आई थी। पूरा गांव पानी में डूब गया था, लेकिन जब बाढ़ की धारा प्राचीन मंदिर तक पहुंची तो पानी दो भागों में बौंट गया। दोनों तरफ से बह गया, एक भी बूंद उस पत्थर की मूर्ति को नहीं छू पाई जो आंगन के बीच में थी। उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर निकाली जो धुंधली थी, लेकिन फिर भी माता पार्वती की मूर्ति पानी के बीच में अडिग खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर कीचड़ भरा था, लेकिन मूर्ति का आधार अभी भी सूखा था। उसके बाद मुख्य पुजारियों का मानना था कि यह स्थान 3 ऊर्जा रेखाओं का संगम है। शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सील करने की रस्म निभाई। फिर उन्होंने किताब से एक छोटी सी पेंटिंग निकाली जिसमें एक गोल राबती पन्ना, हरे रंग का पत्थर था जिस पर सर्पिल पैटर्न खुदे हुए थे। देवी नेत्रमणि। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह सील करने वाली वस्तु थी जिसे मूर्ति के सिर के अंदर रखा गया था। एक बार स्थापित हो जाने के बाद इसे बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। यदि इसे स्थानांतरित करना है तो एक अनुष्ठान करना होगा ताकि पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ऊर्जा का संचार हो सके। उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन आप लोगों ने मूर्ति को तोड़ दिया और वह पत्थर बिना किसी अनुष्ठान के बाहर निकाल लिया गया। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने अपनी आंखें उठाकर सीधे उनकी ओर देखा। क्या आग में जलकर मरने वाले मजदूर के पास एक पत्थर था जो अंधेरे में चमकता था? इंसान की आंख की तरह गोल निर्माण प्रबंधक ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। पहली बार उसने महसूस किया कि जो चीजें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं थीं, वे तकनीकी डेटा से अधिक आम थीं। प्रोफेसर त्रिवेदी उठे, अपना ब्रीफकेस उठाया। हर चीज को पैसे से नहीं मापा जा सकता, सज्जनों, खासकर जब यह जमीन के नीचे की गहराई से जुड़ी हो। वह तुरंत बाद चले गए। उस रात प्रिया सोई नहीं। वह विला के लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। हल्की पीली रोशनी चिकनी दीवार पर पड़ रही थी। मेज पर जले हुए पत्थर की तस्वीर थी, वह चीज जो पहले मजदूर के शव से निकाली गई थी। उसने हर विवरण को बड़ा किया। गोल आकार किनारे पर धुंधले सर्पिल निशान, अंधेरे में हल्की हरी चमक। वह बहुत देर तक देखती रही। आधी रात के करीब उसने अपना कोट पहना और बाहर निकल गई। ना गार्ड को बुलाया, न फोन लिया। वह नंगे पैर घास के मैदान से गुजरी, ध्यान के आंगन से कृत्रिम तालाब के आधार से जिसका पानी अब कम हो गया था। वह उस पुरानी जमीन पर पहुंची जहां कभी माता पार्वती की मूर्ति खड़ी थी। जमीन पर अभी भी भारी मशीनरी के कारण दरारें थीं, लेकिन उस मिट्टी की परत के नीचे एक पत्थर के कोने में कुछ चमक रहा था, एक ठंडी धुंधली हरी रोशनी। वह नीचे झुकी, अपने हाथों से ठंडी मिट्टी की पतली परत हटाई, जैसे किसी ठंडी हड्डी को छू रही हो। उसकी दोस्त की पारस नाइन्थ की आर्डनार्ट उंगलियां उस गोल सतह पर धीरे से फिरीं। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह देवी नेत्रमणि अभी भी वहीं थी, भले ही उसे ले जाया गया था, भले ही उसे एक व्यक्ति के साथ जला दिया गया था, भले ही वह गायब हो गई थी, अब वह वापस आ गई थी। वह नीचे बैठ गई, उसकी आंखें मणि पर टिकी थीं। उसकी हथेली में हरी रोशनी फैल गई, उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। उस क्षण में उसने स्पष्ट रूप से कुछ सुना जो जमीन के भीतर से गूंज रहा था, शब्दों में नहीं, लेकिन बहुत करीब, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अध्याय 8, मूर्ति के सामने घुटने टेकना। उस रात के बाद जब उसने पुरानी जमीन के नीचे छिपी देवी नेत्रमणि को पाया, प्रिया शर्मा पहले जैसी नहीं रही। विला के गार्ड आपस में उसकी आंखों के बारे में फुसफुसाने लगे। अब वे पहले की तरह तेज और ठंडी नहीं थीं, बल्कि धुंधली, नम और दूर की हो गई थीं, जैसे कोई 100 साल लंबी नींद से जागा हो, लेकिन यह भी लग रहा था कि वह एक गहरी अंतहीन नींद में गिर रही है।
वह अब घर में नहीं रहती थी। ईमेल मीटिंग शेड्यूल, वित्तीय रिपोर्टों की परवाह नहीं करती थी। उसने 1 हफ्ते तक अपना लैपटॉप नहीं खोला। निदेशक मंडल से आने वाले फोन बंद थे। यहां तक कि उसका निजी सहायक, जो 8 साल से हमेशा उसके साथ रहा था, को भी उसने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया। सुबह वह घंटों तक सूखे तालाब के किनारे बैठी रहती। दोपहर में वह विला के चारों ओर नंगे पैर घूमती। उसकी आंखें ऐसी लगतीं जैसे वह किसी को पत्थर के स्लैब की हर दरार में खोज रही हो। रात में वह अकेले में बार बार दोहराए जाने वाले वाक्य फुसफुसाती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जान गई, मैंने देख लिया। किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। जब वह पास खड़ी होती तो कोई मुड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई नहीं जानता था कि उसे अब किस नाम से पुकारा जाए। अरबपति प्रिया शर्मा, शक्ति, तर्क और हिम्मत का प्रतीक, अब एक सीईओ से ज्यादा एक मां की तरह लग रही थी जिसने अपना बच्चा खो दिया हो। एक अंधेरी रात, लगभग 2 बजे, वियन नाम के एक गार्ड ने उसे विला से बाहर निकलते और कंकड़ भरे रास्ते से गुजरते देखा। उसने धीरे से पुकारा, प्रिया मैडम, रात हो गई है, आपको कुछ चाहिए तो मैं। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह सीधे चलती रही। वह चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह उस पुरानी जमीन पर पहुंची जहां कभी माता पार्वती की मूर्ति रखी थी। जमीन अब समतल थी, कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन वह खड़ी नहीं रही, वह घुटनों के बल बैठ गई। पहले दोनों मिक्सान घुटने जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथ छाती के सामने जोड़े और फिर अपना सिर झुका लिया। वह बिना हिले डुले उसी स्थिति में रही। वियन कुछ दसियों मीटर दूर खड़ा था और आंगन की रोशनी में उसे साफ देख सकता था। अगली सुबह जब माली अपनी शिफ्ट के लिए आया तो उसने उसे वहीं बैठा पाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति थी, जैसे किसी ने अपनी सारी नफरत छोड़ दी हो। वह उठी और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। अगले दिन उसने एक निजी कार बुलाई, मुख्यालय के लिए नहीं बल्कि शांति मानसिक अस्पताल के लिए, जो देहरादून का सबसे गोपनीय निजी संस्थान था। उसने स्वेच्छा से एक व्यापक जांच करवाई। 2 दिनों के बाद निष्कर्ष, तीव्र भावनात्मक विकार के साथ विघटनकारी स्मृतिलोप, विशेष रूप से रोगी पिछले 2 वर्षों की घटनाओं, भागीदारों और संपत्ति के विवरण को पूरी तरह से भूल गई थी। हालांकि वह अपना नाम नहीं भूली थी, भाषा नहीं भूली थी और रिश्तेदारों को पहचानने की क्षमता नहीं खोई थी। उसे बस उन किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसने उसे अतीत में गौरवान्वित किया था। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला, यह मामला आध्यात्मिक आघात की प्रतिक्रिया जैसा है। रोगी किसी विशिष्ट दुर्घटना से नहीं गुजरी है, लेकिन एक मजबूत मानसिक वातावरण से प्रभावित हुई है, शायद धार्मिक प्रतीकों, अपराधबोध या एक गहरी मनोवैज्ञानिक जागृति से। प्रिया ने सुनकर सिर हिला दिया। क्या आप दीर्घकालिक उपचार चाहती हैं? डॉक्टर ने पूछा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने पृथ्वी एंटरप्राइजेज के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक आश्चर्यजनक बैठक बुलाई जो देहरादून कार्यालय में आयोजित की गई थी। हर कोई सोच रहा था कि वह वापस आकर संचालन संभालेगी, अपनी शक्ति वापस लेगी, लेकिन वह केवल एक छोटे से कागज के साथ आई। बहुत सोचने के बाद मैंने समूह की सभी मौजूदा परियोजनाओं से हटने का फैसला किया है। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। मैं निदेशक मंडल से भी अपना नाम वापस ले लूंगी और अपने वोटिंग अधिकार उप महाप्रबंधक को हस्तांतरित कर दूंगी। प्रबंधन में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने सोचा कि वह उनकी परीक्षा ले रही है, कुछ ने सोचा कि उसे धमकी दी गई है, कुछ ने सोचा कि वह पागल हो गई है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वह अब उस दुनिया में नहीं थी। अंत में उसने वह कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया, मैंने हरित प्रदेश में लेक विला के पूरे निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। ध्वस्त? उसके सहायक ने कहा,
हमने 80% बुनियादी ढांचा पूरा कर लिया है। निवेश 600 करोड़ से अधिक हो गया है। यह तकनीकी गलती नहीं थी, उसने कहा, यह विश्वास की गलती थी। उस वाक्य के सामने सभी तर्क टूट गए। अगले दिन भूवैज्ञानिक उपकरणों से लदा एक छोटा ट्रक हरित प्रदेश की भूमि पर वापस आया, लेकिन निर्माण का सर्वेक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि उस पुरानी दफन ऊर्जा रेखा को खोजने के लिए जहां कभी मूर्ति खड़ी थी। और प्रिया शर्मा, जो कभी गौरव के मंच पर खड़ी थी, माता पार्वती की मूर्ति का सिर तोड़ते हुए यह घोषणा कर रही थी, अगर देवी देवता असली हैं तो मुझे रोक कर दिखाओ। अब एकमात्र व्यक्ति बन गई थी जो अपने द्वारा बनाई गई हर चीज को अपने हाथों से हटाने की विनती कर रही थी। अध्याय 9, विला का विध्वंस। प्रिया शर्मा के सभी परियोजनाओं से हटने और लेक विला को ध्वस्त करने के प्रस्ताव की खबर रियल एस्टेट जगत में सूखी घास में आग की तरह फैल गई। किसी भी समाचार पत्र ने आधिकारिक तौर पर खबर नहीं दी, लेकिन निवेशकों के बीच फुसफुसाहट थी। पृथ्वी एंटरप्राइजेज में आंतरिक उथल पुथल, संस्थापक की मानसिक अस्थिरता, इसके पीछे राजनीतिक कारक हैं। लोगों ने हर तरह के कारण का अनुमान लगाया, सिवाय असली कारण के एक ऐसे व्यक्ति के भीतर एक मोड़ जो कभी वापस मुड़ना शब्दों को नहीं जानता था, जबकि समाज का अधिकांश हिस्सा अभी भी उत्सुक था। हरित प्रदेश भूमि के किनारे, जो कभी प्राचीन मंदिर का आंगन था, लोगों का एक समूह चुपचाप हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा करने लगा। वे स्थानीय निवासी थे जो कभी पुराने माता पार्वती मंदिर के आसपास रहते थे। देहरादून, उत्तराखंड और यहां तक कि दूर दराज से भी भक्त आए। किसी ने सार्वजनिक रूप से आह्वान नहीं किया, कोई आधिकारिक कोष नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति चुपचाप योगदान दे रहा था। कोई पत्थर लाया, किसी ने लकड़ी दान की, किसी ने खंभे खड़े किए, किसी ने पुरानी तस्वीरों से एक मॉडल फिर से बनाया। एक दिन निर्माण सामग्री से लदा एक छोटा ट्रक आया। ड्राइवर ने हाथ से लिखा एक नोट दिया, माता पार्वती के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कृपया दानदाता का नाम न लिखें। किसी ने नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह कौन था। नया माता पार्वती मंदिर सादगी से बनाया गया था। कच्ची लकड़ी, घुमावदार टाइलों की छत, 3 मीटर से भी कम ऊंचा, लेकिन गर्मजोशी से भरा। मुख्य हॉल में माता पार्वती की एक अर्ध प्रतिमा थी, जिसे उत्तराखंड के एक कारीगर ने अपनी याददाश्त से जो कुछ भी बचा था उसके आधार पर फिर से बनाया था। मूर्ति का बायां हाथ अभी भी छाती के पास था। दाहिना हाथ इस बार कमंडल नहीं पकड़े हुए था, बल्कि आगे की ओर बढ़ा हुआ था, जैसे रक्षा के लिए फैला हो। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि कुछ अलग था, लेकिन जिस दिन से मंदिर बना, पुरानी भूमि पर जैसे एक गर्म रोशनी आ गई। दोपहर में हल्की हवा चलती, पक्षी घोंसले बनाने आते, घास बिना किसी के लगाए उग आती। जंगल के पीछे एक चट्टान की दरार से बहने वाली छोटी सी धारा अभी भी कलकल करती, कभी नहीं सूखती। लेक विला की ओर प्रिया शर्मा के प्रस्ताव पर छत और अग्रभाग को हटाने के बाद निर्माण को अधूरी परियोजना उच्च अंत रिसॉर्ट क्षमता के नाम से फिर से बेचा गया। कमल ग्रुप नामक एक अन्य डेवलपर ने इसे कुल प्रारंभिक निवेश से 40% कम कीमत पर खरीद लिया। वे एक नई इंजीनियरों की टीम लाए, जिसका लक्ष्य पूरे वास्तुकला को फ्रांसीसी शास्त्रीय और पूर्वी एशियाई शैलियों के मिश्रण में बदलना था। पुरानी यादों को मिटाने के तरीके के रूप में परियोजना का नाम बदलकर कमल कुंज कर दिया गया, लेकिन निर्माण फिर से शुरू होने के केवल 3 सप्ताह बाद एक अजीब बात हुई। पीछे की नींव, जो कभी पुरानी मूर्ति की जगह थी, दिन ब दिन धंसने लगी। शुरू में 5 मिमी, फिर 1.3 सेमी, फिर 4.7 सेमी। केवल 48 घंटों में दीवारों के साथ दरारें दिखाई देने लगीं। हवा की नमी मापने वाली मशीन ने
इस क्षेत्र और अन्य स्थानों के बीच एक अजीब अंतर दर्ज किया। यह अधिक नम था, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन जब मजदूर भूतल को तोड़ रहे थे तो चेंग नाम के एक दीवार विशेषज्ञ ने प्लास्टर के एक हिस्से में एक खोखली आवाज सुनी। जब उसने उसे तोड़ा तो अंदर एक पुरानी पत्थर की दीवार का एक टुकड़ा निकला जो नक्शे में नहीं था। उस दीवार पर प्राचीन देवनागरी लिपि में समय के साथ धुंधले हो चुके गहरे अक्षरों में एक ही वाक्य खुदा हुआ था, जो तुम्हें मिटाएगा वह खुद मिट जाएगा। चेंग के हाथ कांप गए। बाकी किसी ने भी उस दीवार को छूने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन जब प्रबंधक ने अपनी मूल कंपनी को रिपोर्ट किया तो पूरी निर्माण टीम को रुकने का आदेश दिया गया। कोई कारण नहीं, वापस आने की कोई तारीख नहीं। मीडिया में खबरें लीक होने लगीं। निर्माण उद्योग के एक आंतरिक मंच पर एक गुमनाम पोस्ट ने उस दीवार की स्कैन की हुई तस्वीर साझा की जिस पर शब्द खुदे हुए थे। पोस्ट हटाए जाने से पहले केवल 17 मिनट तक चली, लेकिन यह सोशल मीडिया पर हरित प्रदेश का अभिशाप और अजन्मे विला के नीचे का रहस्य शीर्षक के साथ फैल चुकी थी। 24 घंटे से भी कम समय में मुख्यधारा के समाचार चैनलों ने कमल कुंज, हरित प्रदेश की माता पार्वती और प्रिया शर्मा द्वारा तोड़ी गई मूर्ति जैसे कीवर्ड को एक साथ ब्लॉक कर दिया। स्थानीय सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें भूवैज्ञानिक निरीक्षण के लिए भूमि को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। लेकिन उद्योग के लोग समझ गए कि यह सभी शोर को शांत करने का एक तरीका था। एक दीवार जो नक्शे से मिटा दी गई थी, एक मूर्ति जो स्मृति से मिटा दी गई थी, और एक व्यक्ति जिसने उसे तोड़ा था, उसने भी खुद को प्रसिद्धि के मंच से मिटा दिया था। एक जगह जिसे एक लग्जरी स्वर्ग बनाने का इरादा था। हरित प्रदेश भूमि एक खाली भूमि बन गई जिसका कोई उल्लेख नहीं करता, सिवाय एक बिंदु के जो हर रात अभी भी रोशन रहता है। छोटा माता पार्वती मंदिर। वहां धूप अभी भी जलती है, ताजे फूल अभी भी बदले जाते हैं। कोई चुपचाप पत्ते साफ करने, छत की मरम्मत करने और मोमबत्तियां जलाने आता है। कोई नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, केवल बूढ़े गार्ड कहते हैं कि यह एक महिला है जो अक्सर चुपचाप मूर्ति को देखती है और मुस्कुराती है। अध्याय 10 मंदिर की द्वारपाल महिला। 1 साल बाद जिस दिन लेक विला को ध्वस्त किया गया था, वह भूमि जिसे कभी एक उच्च अंत लग्जरी रिसॉर्ट स्वर्ग के रूप में आकार दिया गया था, अभी भी हरित प्रदेश के जंगल के बीच चुपचाप पड़ी थी। घास उग आई थी, कोई पास नहीं फटकता था, कोई योजना सूचना बोर्ड वापस नहीं लगाया गया था। ऊपर से उपग्रह छवियों के माध्यम से यह जगह गहरे जंगल के बीच एक हल्के हरे रंग के निशान की तरह दिखती थी। शहरीकरण की स्मृति में एक खाली जगह, केवल एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मौजूद था। माता पार्वती मंदिर, छोटा लकड़ी का मंदिर, काई लगी टाइलों वाली छत, जंगल के किनारे दुबका हुआ, जिसे लोगों ने अंधेरे के बीच एक फैला हुआ हाथ बताया, कोमल और दृढ़ दोनों। हर दिन कुछ लोग धूप जलाने आते, भीड़ नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बस शांत कदम, हल्की घंटियां, छोटे धूपदान के बगल में झुके हुए फूलों के गुलदस्ते। आसपास के लोग उस छवि के आदी होने लगे। फिर वे एक और साए के आदी हो गए। एक अधेड़ महिला, छोटे कद की, गहरे रंग के सूती कपड़े पहने, बाल बड़े करीने से बंधे हुए, सूती टोपी पहने, हर सुबह मंदिर के चारों ओर पत्ते साफ करती। कोई उसका नाम नहीं जानता था, किसी ने उसे किसी से बात करते नहीं देखा, लेकिन जो भी आता वह उसे वहीं पाता, कोमल, चुपशोर, शराबे से दूर। वह मंदिर के पीछे एक छोटे से कमरे में रहती थी, जिसमें बस एक लकड़ी का बिस्तर, एक छोटी सी मेज और कुछ पतली बौद्ध सूत्रों वाली एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी, जिसमें सरलीकृत देवनागरी लिपि और रोमन लिप्यंतरण मिश्रित थे। वेदी पर नई माता पार्वती की मूर्ति के अलावा हरे पत्थर का एक छोटा सा फूलदान भी था, जिसमें एक सूखे कमल की टहनी लगी थी। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने वहां रखा था।
बस इतना पता था कि उस कमल की टहनी को कभी नहीं बदला गया, लेकिन उसकी पंखुड़ियां कभी नहीं गिरीं। अगले वसंत में रवि जोशी नाम का एक युवा फोटोग्राफी पत्रकार भारत के महान जंगलों के बीच अनाम छोटे मंदिरों पर एक दस्तावेजी यात्रा पर हरित प्रदेश आया। उसे उद्योग के दोस्तों ने बताया था कि हरित प्रदेश में एक अजीब जगह है जो कभी 1 अरबों की परियोजना थी, अब केवल एक छोटा सा मंदिर है जो भूमि की आत्मा को धारण करता है। जब वह वहां पहुंचा तो वह उस स्थान की सहज शांति से प्रभावित हुआ। हर विवरण देहाती था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने मन को शांत कर दिया। और फिर उसने उस महिला को देखा, वह बांस की झाड़ू से मंदिर का आंगन साफ कर रही थी। झाड़ू लगाने की लय धीमी और स्थिर थी, न थकी हुई न जल्दबाजी में। उसने अपना कैमरा उठाया, जल्दी से एक तस्वीर खींची और फिर ऐसा महसूस किया जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। उसने ऊपर देखा, न गुस्सा न आश्चर्य, बस एक हल्का सिर हिलाना। फिर वह झाड़ू लगाती रही। उसने अपना कैमरा नीचे रखा और पास आया, सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैडम, क्या आप यहाँ मंदिर की देखभाल करती हैं? वह मुस्कुराई। मैं सिर्फ आंगन साफ करती हूँ। आप यहाँ कितने समय से रह रही हैं? 1 साल, उसने जवाब दिया, जब से सब कुछ रुक गया। माफ करना, वह हिचकिचाया। क्या आप? उसने प्रिया शर्मा 2 शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने सिर हिला दिया। हाँ, उसने कहा, कभी थी। आप इतनी क्यों बदल गईं? इस सवाल ने उसे रोक दिया। उसने माता पार्वती की मूर्ति की ओर देखा। उसके हाथ में अभी भी अगरबत्ती का एक बंडल था, जिसे अभी पारी माता एक बंडल था, जलाना बाकी था। हल्की हवा चली, कुछ फूलों की पंखुड़ियां पुरानी ईंटों पर गिर गईं और फिर वह मुड़ी और उसे देखा। उसकी आंखों में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर जैसी तीव्रता नहीं थी, नहीं आग के बाद आईने के सामने जैसी घबराहट थी। बस एक शांत रोशनी और एक बहुत ही हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, एक ऐसी शक्ति है जिसे पैसे से कभी नहीं जीता जा सकता। वह है लाखों लोगों का एक पत्थर की मूर्ति में विश्वास। एक पत्थर की मूर्ति जो चुप रहना जानती है लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। उसने और पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं पूछा। उसने बस सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। पीछे बांस की झाड़ू की आवाज फिर से नियमित रूप से गूंजने लगी और सामने सूरज की रोशनी पेड़ों की कतार से होकर चमकने लगी। सीधे माता पार्वती के उन हाथों पर पड़ रही थी जो मानवता की ओर फैले हुए थे। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम केवल एक निर्जीव पत्थर का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन उनमें सैकड़ों वर्षों की आस्था, लाखों प्रार्थनाएं और एक भूमि की आत्मा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को शक्तिशाली, ताकतवर समझते हैं, जिनके हाथों में पैसा और दुनिया होती है, लेकिन अंत में वे एक पत्थर की मूर्ति की आंख से अपने गाल पर गिरी पानी की एक बूंद को भी नहीं हरा पाते। प्रिया शर्मा पैसे खोने के कारण नहीं हारी और न ही प्रसिद्धि खोने के कारण हारी। वह इसलिए हारी क्योंकि उसने उन चीजों का मजाक उड़ाया था जिन पर लोगों का विश्वास था। वह इसलिए हारी क्योंकि उसने सोचा था कि वह विश्वास को चमकदार इमारतों से बदल सकती है, लेकिन जब तूफान आया तो उसने जो कुछ भी बनाया था वह भीतर से ढह गया। वह कभी आध्यात्मिकता को एक बेतुकी कहानी मानती थी, लेकिन जहां अहंकार होता है वहां एक सबक होता है। जहां कोई पवित्र चीज का अपमान करता है वहां शांति नहीं होती। देवी को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। पत्थर की मूर्ति श्राप नहीं दे सकती, लेकिन कर्म भीतर की चेतना से आता है, जहां इंसान अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है और खुद को माफ नहीं कर सकता। छोटा माता पार्वती मंदिर अभी भी वहीं खड़ा है, जैसे उसे कभी भुलाया नहीं गया हो। और वह महिला बारसमात खर माता है, जिसने कभी मूर्ति को तोड़ा था, अब हर सुबह पत्ते साफ करती है, चुपचाप अगरबत्ती जलाती है, माफी की उम्मीद में नहीं,
बल्कि जीवन के अंत में थोड़ी शांति बनाए रखने की विनती करने के लिए। हम में से कोई भी पूर्ण पैदा नहीं होता है, लेकिन केवल जब हम झुकना जानते हैं, तभी इंसान एक अलग तरीके से खड़ा हो सकता है। हल्का, गहरा और अधिक शांतिपूर्ण। मूर्ति टूट सकती है, लेकिन अगर विश्वास काफी बड़ा है, तो यह कुछ ऐसा बन जाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हर दिन हमारे चिंतन को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आज की कहानी ने आपको रुकने पर मजबूर किया, तो अपनी भावनाओं के कुछ शब्द छोड़ दें। हर साझा किया गया शब्द दफन रहस्यों की भूल भुलैया में एक टिमटिमाती रोशनी है, और सच्चाई के निशान का अनुसरण करने की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सुनाना ही एक शांत आत्मा को आवाज देने का एकमात्र तरीका होता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? हमारी यही कामना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। हम सब उसे पढ़ना और सुनना चाहेंगे।